प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9वीं के विज्ञान के अध्याय गति से करेंगे और इसके बारे में कुछ रोचक प्रश्नों को भी हल करेंगे। फिर उसके बाद कक्षा 11वीं के विज्ञान के अध्याय मात्रक और मापांक को पढ़ेंगे और इसके आधार पे भी कुछ रोचक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम डीजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है गति। आज हम इसका चौथा भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे गतिज समीकरण की। तो ये गतिज समीकरण क्या है? ये जो 3 फॉर्मूले हैं, v बराबर में u प्लस at, s बराबर में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर और 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, इन्हीं को कहा जाता है गतिज समीकरण। आज हम जानेंगे कि ये गतिज समीकरण आखिर आए कहाँ से हैं। अब इन्हें पता करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो है जहाँ पर हम इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा है जहाँ पर हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें सिर्फ ग्राफ वाला बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इक्वेशन वाला है, ग्राफ वाले में कहीं ना कहीं हम उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर किसी समीकरण से इन समीकरणों को कैसे निकाला जा सकता है। तो चलिए इन सब को समझने से पहले एक बार ध्यान दे लेते हैं कि आखिर v, u, s इन सब का मतलब क्या है। तो अगर कोई कार आगे की तरफ जा रही है और पहले उसका वेग u हो और बाद में उसका वेग v हो जाए, तो यहाँ पर कुछ त्वरण लगा होगा जिसे a कहा जाएगा। इसमें जो टाइम लगेगा उसे कहा जाएगा t और ये जो दूरी तय करेगा उसे कहा जाएगा s। अब आपको ये बात पता है, परंतु जो टीचर है जो आपका पेपर चेक करेगा उससे तो ये बात किसी ने बताई नहीं, तो उसे तो नहीं पता ही। तो अगर आप उसे बताएंगे नहीं कि u का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा और वो क्या करेगा, काट देगा और आपको नंबर नहीं देगा। तो इसलिए आपको किसी भी समीकरण को निकालने से पहले सबसे पहले ये बताना है कि आप किस सिंबल का मतलब क्या लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बताएंगे कि u का मतलब है वस्तु की प्रारंभिक गति, v का मतलब है वस्तु की अंतिम गति, a का मतलब है वस्तु का त्वरण, s का मतलब है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और t का मतलब है वस्तु द्वारा लिया गया समय। तो आपको जब भी समीकरण को सॉल्व करेंगे इन सिंबल का मतलब वहां पर पहले लिख देना है और इसके बाद आप समीकरण को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला समीकरण निकालते हैं। तो सवाल यही है कि इन समीकरण को निकाला कैसे जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इन्हें कैसे निकालना है। तो शुरुआत करते हैं त्वरण की परिभाषा से। तो त्वरण की परिभाषा क्या थी? त्वरण का मतलब था अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय। तो ये हमारे त्वरण की परिभाषा थी। अब इसी का इस्तेमाल करके हमें गतिज समीकरण का पहला समीकरण मिलेगा। तो आखिर वो कैसे निकालना है? ज्यादा कुछ नहीं करना, ये जो t यहाँ पर लिखा है आपको इसे a की तरफ ले जाना है। अब यहाँ पर t क्या हो रहा है? यहाँ पर वो भाग हो रहा है, तो a की तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो a के साथ गुना हो जाएगा और समीकरण कुछ कैसा बन जाएगा, at बराबर में v माइनस में u। अब आपको क्या करना है, ये जो u लिखा है इस तरफ, इसे भी at की तरफ ले जाइए। तो इधर u माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, हमारा समीकरण बनेगा at प्लस में u इक्वल में
v, या फिर ये कह लीजिए u प्लस AT इक्वल में v। अब v लिखा है दाईं तरफ और बाकी सारी चीजें लिखी हैं बाईं तरफ, इससे अगर हम उल्टा कर दे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, v बराबर में u प्लस AT। यही तो हमारा पहला समीकरण था, बस इतना सा डेरिवेशन, बहुत इजी है। तो ये हमारा पहला समीकरण निकल भी गया। अब इसके बाद हमें दो समीकरण और निकालने हैं, तो चलिए देखते हैं कि आखिर उन्हें कैसे निकाला जाएगा। ये थोड़ा सा बोरिंग है, परंतु ध्यान दीजिए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा उसके बाद फिर। तो पहला समीकरण हमारा निकला था त्वरण की परिभाषा से, अगले दो समीकरण निकलेंगे गति की परिभाषा से। तो गति की परिभाषा क्या कहती है, गति बराबर में दूरी अपॉन में समय, यानी कि v बराबर में s अपॉन में t। अब यहाँ पर कितनी गति है, ध्यान दीजिए, एक हमारी गति है प्रारंभिक गति और एक है अंतिम गति। तो एक है u और एक है v। अब यहाँ पर कौन सी गति लें, दोनों में से कोई एक उठा लें या फिर दोनों उठा लें। अब दोनों नहीं ले सकते, एक भी नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे औसत गति। औसत गति कैसे निकल जाएगी, दोनों को जोड़ देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से, औसत निकल जाएगा। तो v की जगह हमने लिख दिया u प्लस में v अपॉन में 2 बराबर में s और t वैसे ही रह जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो t है इसे ले आइए दूसरी तरफ। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, u प्लस v अपॉन में 2 पहले से था, और ये जो t डिवाइड हो रहा था s की तरफ, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर आपके पास ये समीकरण कैसे आया समझ में आ गया है, तो समीकरण बाकी के दो निकालना बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बार v की वैल्यू डालनी है तो उससे हमें एक समीकरण मिल जाएगा, और दूसरी बार ये जो t दिख रहा है आपको यहाँ पर, उसकी वैल्यू डालनी है और उससे हमें दूसरा समीकरण मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ तक का स्टेप याद रखते हैं और आपको यहाँ तक का स्टेप समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं कि इसके आगे दोनों समीकरण इससे कैसे निकालना है। तो इसको लिखते हैं थोड़ा ऊपर, और अब देखते हैं कि v की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं a बराबर होता है v माइनस u अपॉन में t। अगर हम t को एक तरफ ले जाएं और उसके बाद u को भी दूसरी तरफ ले जाएं तो हमें यहाँ से v का पता चल जाएगा। v क्या आ जाएगा, u प्लस में AT। कुछ नहीं करना, बस इस v की वैल्यू को यहाँ पर डाल देना है। तो ये क्या हो जाएगा, s ब्रैकेट में u का u रहेगा, प्लस में जो v था उसकी जगह आ जाएगा u प्लस में AT। डिवाइड का 2 वैसा ही रहेगा और जो t मल्टीप्लाई हो रहा था वो भी वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर जो अंदर 2 u हैं उनको हम जोड़ देंगे, तो नया क्या बन जाएगा, s बराबर में 2u प्लस में AT अपॉन में 2, और जो बाहर t मल्टीप्लाई हो रहा था वो वैसा ही रहेगा। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो t बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था उसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 2u के साथ जब t मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2ut, और जब AT के साथ t मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि यहाँ पर 2t हो जाएंगे तो हो जाएगा t स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा 2। अब यहाँ पर जो ये दोनों वैल्यू एक ही अपॉन 2 है, इसको दो अलग अलग 2 के नीचे रख दीजिए। अब यहाँ पर कोई डिफरेंस तो इससे आएगा नहीं, पर हमें एक फायदा हो जाएगा कि इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। और अब हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, s बराबर में ut प्लस में AT स्क्वायर बाय 2। अब AT स्क्वायर बाय 2 को लिखे अगर हम हाफ AT स्क्वायर, तो उसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हाफ AT स्क्वायर और AT स्क्वायर बाय 2 एक ही बात है। और यही तो हमारा दूसरा इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन भी आ गया। अब चलिए, जो ये फॉर्मूला था हमारा, इससे हम तीसरा इक्वेशन निकालते हैं। v की वैल्यू हम डाल चुके हैं, अब किसकी वैल्यू डालनी है, t की। तो चलिए t की वैल्यू निकालते हैं। किस समीकरण से निकालेंगे, उसी एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण वाले समीकरण से। तो त्वरण का फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन में t को ले जाते हैं a की जगह पे और a को ले आते हैं t की जगह पे। तो t का क्या बन जाएगा, t बराबर में v माइनस यू अपॉन में a। अब इसी को हम डाल देंगे t की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, s बराबर में u प्लस v अपॉन 2 तो वैसा ही रहेगा, मल्टीप्लाई में t की जो नई वैल्यू हमने निकाली है वो लिख देंगे, v माइनस यू अपॉन में a। अब ये जो नीचे के 2 और a हैं, इसे हम ले जाएंगे s की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, 2as इक्वल में u प्लस v गुने में v माइनस यू। अब ये जो u प्लस v है, अगर हम इसे v प्लस यू लिखें तो भी कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो चलिए लिख देते हैं। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है जैसे a प्लस बी गुने में a माइनस बी लिखा हो।
तो a प्लस बी गुने में a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से v प्लस यू गुने में v माइनस यू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लिख दीजिए। जैसे ही आप लिखेंगे आपको पता चलेगा कि हमारा तीसरा समीकरण भी आ गया। तीनों समीकरण हमने निकाल लिए। तो चलिए इसी खुशी में एक सवाल करते हैं। सवाल क्या है, विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक गति कितनी है, 0, क्योंकि अभी अभी चलाना शुरू किया है। और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करनी है। तो पहले हमें बताया गया है कि 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड की गति हो जाती है, और फिर बताया हुआ है कि अगले 5 सेकंड में 6 मीटर से कम होकर 4 मीटर रह जाती है। तो दोनों ही केस में हमें त्वरण बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें पता क्या है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर दो स्थितियाँ हैं। पहले जब विराम अवस्था से 6 मीटर की गति प्राप्त करी, और दूसरा जब 6 मीटर से 4 मीटर की गति हो गई। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहली स्थिति में क्या था, प्रारंभिक वेग था हमारा 0, क्योंकि अभी अभी साइकिल चलना शुरू हुई थी। और हमारा अंतिम वेग क्या था, 6 मीटर पर सेकंड। समय लगा था 30 सेकंड का। यहाँ पर हमारा त्वरण का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू डाल देनी है। वैल्यू डालेंगे 6 मीटर पर सेकंड, माइनस में 0 मीटर पर सेकंड, अपॉन में 30 सेकंड। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आएगा 6/30। ऊपर है मीटर पर सेकंड और नीचे है सेकंड। तो टोटल यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया। एक्सेलरेशन इंग्लिश में त्वरण को कहा जाता है। तो एक्सेलरेशन और त्वरण एक ही बात है, और हमारा त्वरण आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा पहले केस का त्वरण है, जब गति बढ़ाई गई थी। अब देखते हैं दूसरे केस में क्या हुआ था। दूसरी अवस्था में प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा। इस बार प्रारंभिक वेग हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 6 मीटर से साइकिल पहले ही चल रही थी और बाद में ब्रेक लगा था, तो 4 मीटर आ गई। टाइम लगा था 5 सेकंड का। फिर से फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे। वैल्यू डालने पे हमें पता चलेगा कि आंसर आया -2/5। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस हमें बता रहा है कि गति कम हो रही है। तो इस वीडियो में हमने जाना गतिज समीकरण के बारे में। अब इसके बारे में आप अपनी NCERT की किताब में पढ़ लीजिएगा, और इस समीकरण से जितने भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफ की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ के आइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। डेली क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, U किसे दर्शाता है। ऑप्शन ए, वस्तु की प्रारंभिक गति। ऑप्शन बी, वस्तु की अंतिम गति। ऑप्शन सी, वस्तु का त्वरण। ऑप्शन डी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। क्वेश्चन नंबर 2, एक समान गति के लिए गति का सूत्र क्या है। ऑप्शन ए, b बराबर s बटे में t। ऑप्शन बी, v बराबर s गुने में t। ऑप्शन सी, v बराबर u प्लस में at। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, असमान गति के लिए गति का सूत्र क्या है। ऑप्शन ए, v बराबर में s बटे में t। ऑप्शन बी, v बराबर s गुने में t। ऑप्शन सी, v बराबर u प्लस में at। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, s किसे दर्शाता है। ऑप्शन ए, वस्तु की प्रारंभिक गति। ऑप्शन बी, वस्तु की अंतिम गति। सी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। ऑप्शन डी, वस्तु का त्वरण। क्वेश्चन नंबर 5, कोई वस्तु अगर 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है तो त्वरण कितना होगा। ऑप्शन ए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन डी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर 2 ए, क्वेश्चन नंबर 3 सी, क्वेश्चन नंबर 4 सी, क्वेश्चन नंबर 5 बी।
नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय मात्रक एवं मापन भाग 4। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण से। उसके बाद हम पढ़ेंगे समीकरणों की विमीय संगति की जांच तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय से। भौतिक राशियों के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, पर इनको और विस्तार से जानने के लिए हम उनकी विमाओं का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भौतिक राशियों के मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक से व्यक्त होने वाली सभी राशियां मूल मात्रकों के संयोजन से व्यक्त की जाती हैं। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, जो कि हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। इन सभी की विमाओं को गुरु कोष्ठक ब्रैकेट में बंद करके दिखाया जाता है, जैसा कि आप दाईं ओर चित्र में देख सकते हैं। और इसीलिए इनकी विमाओं को इस प्रकार लिखते हैं, जिसमें लंबाई की विमा है L, द्रव्यमान की विमा है M, समय की विमा है T, ताप की विमा है K, वैद्युत धारा की विमा है A, ज्योति तीव्रता की विमा है CD तथा पदार्थ की मात्रा की विमा है मोल। यांत्रिकी में सभी भौतिक राशियों की विमाओं को L, M तथा T के रूप में व्यक्त किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से। इसके लिए हम एक उदाहरण सोचते हैं, जो कि हम लेते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पर दूरी की विमा होगी L तथा समय की विमा होगी T। इसलिए हम चाल को विमा के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, चाल बराबर L बटे T या फिर L T माइनस 1। और इस तरह चाल बराबर हो जाएगा M0 L T माइनस 1, क्योंकि हमें M L T के रूप में लिखना है। इसलिए अगर यहाँ पर M नहीं है तो हम M की घात 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और एक और उदाहरण देखते हैं, जो कि है त्वरण। त्वरण होता है चाल बटे समय, और चाल हम जानते हैं होता है दूरी बटे समय। इसलिए हम त्वरण को लिख सकते हैं दूरी बटे समय की घात 2। और दूरी की विमा होती है L तथा समय की विमा होती है T। इसलिए त्वरण की विमा लिख सकते हैं L बटे T2 या फिर L T माइनस 2। अब इसमें M को भी इंट्रोड्यूस करना है, इसलिए हम इसे लिखेंगे त्वरण बराबर M0 L T माइनस 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र किसी भौतिक राशि का वह व्यंजक है जो बताता है
कि दी हुई राशि में भौतिक राशि की कितनी विमाएं हैं। चलिए इसे उदाहरण से देखते हैं। इसका उदाहरण है चाल बराबर m0 L(t)-1। तो यहाँ पर यह चाल का विमीय सूत्र है। इसी प्रकार हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं जो पीछे हमने डिराइव किया है। त्वरण बराबर होगा m0 L(t)-2 और इस प्रकार यह त्वरण का विमीय सूत्र कहलाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और विमीय समीकरण को समझते हैं। जब किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखा जाता है तो प्राप्त समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। तो चलिए अपने पिछले उदाहरण को ही हम यहाँ पर लाते हैं और विमीय समीकरण के रूप में देखते हैं, जिसमें हमारा पहला उदाहरण है चाल जिसे लिखा है v से। तो v बराबर m0 L(t)-1 और दूसरा उदाहरण है त्वरण जिसको लिखा है a से। a बराबर m0 L(t)-2। तो यहाँ पर ये दोनों विमीय समीकरण हैं। चलिए आगे चलते हैं और समीकरणों की विमीय संगति की जांच करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं विमाओं की समघातता का सिद्धांत, जो कि इस प्रकार है। इस सिद्धांत के अनुसार भौतिक राशियों को केवल तभी जोड़ा तथा घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएं समान हों। समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान नहीं है तो वह समीकरण गलत होती है। यदि किसी समीकरण में सभी पदों की विमाएं समान है तो यह जरूरी नहीं है कि समीकरण पूरी तरह से सही है। चलिए आगे हम उदाहरण से देखते हैं किस तरह। यहाँ पर हमने उदाहरण में लिया है न्यूटन की गति की तृतीय समीकरण, जो कि है s बराबर ut प्लस 1/2 at², जहाँ पर s है दूरी, u है प्रारंभिक चाल, t है समय तथा a है त्वरण। अब इनको हम विमाओं के रूप में लिखते हैं और उससे हमें समीकरण मिलती है L बराबर Lt-1 t प्लस Lt-2 t2, जहां पर L है दूरी की विमा, Lt-1 है चाल की विमा, t है समय की विमा, Lt-2 है त्वरण की विमा और इसी प्रकार t² के लिए लिखा गया है t2। चलिए अब हम इस समीकरण का हल देखते हैं। इस समीकरण में t-1 कैंसिल हो जाएगा t से तथा t-2 कैंसिल हो जाएगा t2 से, तथा हमें समीकरण मिलेगी L बराबर L प्लस L, जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी पदों की विमा समान है। इसमें सभी पदों की विमा L है और जिससे हमें पता चलता है कि हमारी समीकरण सही है। पर यहाँ पर हम एक और उदाहरण देखते हैं, जो कि एक समीकरण है s बराबर ut प्लस 3/2 at²। और आप सभी जानते हैं कि यह समीकरण
भौतिकी के नियम के अनुसार सही नहीं है। लेकिन अगर हम इस समीकरण को विमा के रूप में लिखें तब इसे भी इसी तरह लिखा जाएगा, क्योंकि विमा लिखते हुए हम नियतांक पे ध्यान नहीं देते हैं। और इस तरह इस समीकरण के लिए भी सभी पदों की विमाएं समान आएंगी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि यदि समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान भी हैं, तब भी वह समीकरण गलत हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना सीखते हैं। भौतिक राशियों का संबंध विमाओं विधि द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए यह ज्ञात होना चाहिए कि दी हुई राशि की निर्भरता किन किन अन्य राशियों पर है। दी हुई राशि को अन्य राशियों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। चलिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। हम उदाहरण लेते हैं बल का। बल निर्भर करता है द्रव्यमान तथा त्वरण पर। इसलिए हम बल को द्रव्यमान और त्वरण की घातों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ हमने लिखा बल बराबर के यहाँ पर कोई नियतांक यानी कांस्टेंट है, गुणा द्रव्यमान की घात a गुणा त्वरण की घात b। तो चलिए अब हम इस समीकरण में सबकी विमाएं लिखते हैं। तो यहाँ लिखा हमने बल की विमा mLT - 2, द्रव्यमान की विमा m तथा त्वरण की विमा LT - 2। तो इस तरह समीकरण बनी mLT - 2 बराबर k गुणा m की घात a गुणा LT - 2 की घात b। इसको हल करके लिखा जा सकता है m1 L1 T - 2 बराबर k इंटू m की घात a L की घात b t की घात -2b। अब हम इस समीकरण में घातों की तुलना करके a और b के मान निकाल सकते हैं, जो इस तरह से है। a का मान आएगा a और इसी तरह b का भी मान आएगा a। अब हम a और b के मान बल की समीकरण में रखते हैं, जिससे हमें मिलता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। इस समीकरण के लिए k का मान 1 होता है और इस तरह हमें विमाओं द्वारा बल का सूत्र मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा विमीय सूत्र एवं समीकरण के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा विमाओं की समघातता सिद्धांत तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे सरल रेखा में गति। धन्यवाद।
इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।